बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज से एमसीक्यूज से। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा हमेशा ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। लेट्स से वो इस एमसीक्यू को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अगर वो कहे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। अगर वो आपसे कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनल स्टेप, तो वो आपके पास क्या होगा, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपको इनकी जो अरेंजमेंट है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि रैंक दम फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो आपने कहना है ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पे आएगा, फिर आपके पास हाइपोथेसिस आएगा, फिर आपके पास डिडक्शन आएगा, एंड देन फाइनली आपके पास एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आपके पास कंक्लूजन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान एमसीक्यू था। उसके बाद हम बात करते हैं, व्हाट इज़ करेक्ट एक्सपेरिमेंट टू नो दैट प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हम करें तो हमें पता लग जाए कि प्लाज्मोडियम आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमेशा हमेशा आपके पास दो ग्रुप्स होने चाहिए आइडियली। ठीक है, एक आपके पास होना चाहिए कंट्रोल ग्रुप और एक आपके पास होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अगर आपके पास सिर्फ कंट्रोल ग्रुप है तो आपका एक्सपेरिमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर आपके पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो आपका एक्सपेरिमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपने देखना है, जो एक्सपेरिमेंटल एमसीक्यू हो आपने देखना है कि उसमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों होने चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। एग्जामिन द ब्लड ऑफ अ सिंगल हेल्दी पर्सन, इसमें वो सिर्फ कंट्रोल ग्रुप को स्टडी कर रहा है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। एग्जामिन द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो इसमें वो सिर्फ जो है वो एक्सपेरिमेंटल को स्टडी कर रहा है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि अलाउ द मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन एंड एग्जामिन हिज ब्लड। ठीक है, अगेन आपके पास एक ही ग्रुप है, हम एक ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं करते, वी नीड टू कंपेयर बोथ ग्रुप्स। Examine the blood of some healthy and also some infected person. Now that seems to be the very correct answer and very reasonable answer, क्योंकि सम हेल्दी भी हैं और आपके पास सम इन्फेक्टेड भी हैं, तो आपके पास कंट्रोल ग्रुप भी आ गया और आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी आ गया। तो वो एक्सपेरिमेंट अच्छा होता है, आइडियल होता है, जिसमें आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होता है और कंट्रोल ग्रुप भी होता है। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन डी आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के। वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। वो आपके पास कहता है बेस्ट वे कौन सा है कि हमें पता लग जाए कि यार जो हमने डेटा कलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट का, उसको हम कैसे जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग द डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। देखिए, सिर्फ डेटा रीड करने से और कंक्लूजन्स निकालने से कभी भी आंसर्स नहीं आते। डिस्कशन विद साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करना जिसका उस फील्ड में काम ही नहीं है और आप उस फील्ड में पढ़ रहे हैं, आपके पास एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं, डेटा आपने कलेक्ट किया, तो उन साइंटिस्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है। सिंपल कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर, ये तो एक फजूल सा ऑप्शन है। ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला, ठीक है, ये आपके पास आपका लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो मैं आपको आखिर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। स्टैटिस्टिकल फार्मूले के ज़रिए हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह जो है हमारा जो डेटा है वो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि हमारा जो जो कलेक्टेड डेटा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो हमारे पास क्या है जी, फिजिबल है, और दैट इज़ द बेस्ट वे। सो द बेस्ट वे कौन सा है कि आप क्या लगाते हैं जी, स्टैटिस्टिकल फार्मूला। स्टैटिस्टिकल फार्मूला आप लगाते हैं तो आपके पास दिस इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज डेटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया। वाई, जो लोग धुएं के पास सो रहे थे, स्मोकी फायर के पास सो रहे थे, उनको मलेरिया कम हो रहा था। उसकी क्या वजह थी, पहले तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, ये हमने पढ़ा कहाँ पे था, ये हमने पढ़ा था AFA किंग के ऑब्जर्वेशन में। AFA किंग के 3 ऑब्जर्वेशंस थे, उनमें से एक ऑब्जर्वेशन ये था कि वो लोग जो स्मोकी फायर के पास होते हैं उनको मलेरिया कम होता है। ठीक है, तो उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह होती है कि जो जो हमारे पास मच्छर होता है, मस्कीटो होता है, वो धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कभी कभी गली मोहल्लों में जो है वो ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जो कि धुआं फेंकती हैं, और उस धुएं का क्या फ़ायदा होता है, मच्छर भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक डेली लाइफ की एक ऑब्जर्वेशन है। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ब्लड के अंदर जाके प्लाज्मोडियम को कभी भी नहीं मार सकता स्मोक। फायर इंक्रीजेज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडिया आर किल्ड इन एयर। प्लाज्मोडिया हवा में नहीं होते, प्लाज्मोडिया इंसानी बॉडी में होते हैं, और इंसानी बॉडी में कभी भी प्लाज्मोडियम को
स्मोक रिपेलेंट्स के ज़रिए नहीं मारा जा सकता। कैसे मारा जा सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है इन दोनों में, क्विनीन के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद मस्कीटोज़ कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। मॉस्कीटोज़ धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो रिपेल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो दिस इज़ दी मोस्ट करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। डी भी देख लेते हैं क्या कहता है। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मस्कीटोज़, अगेन फजूल ऑप्शन है, ठीक है। कभी भी स्मोक प्लाज्मोडियम को ब्लड के अंदर जाके नहीं मारेगा, चाहे वो मॉस्कीटो का ब्लड है या चाहे वो इंसानों का ब्लड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। आपने इस नॉट पे बड़ा गौर करना है, ठीक है। नॉट अ कैरेक्टर यानी आपने नीचे वो बात चूज़ करनी है जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डेटा। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डेटा, ये बात ठीक है, इसको डेटा के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी टेस्टेबल, ये बात भी ठीक है, इसको टेस्टेबल होना चाहिए। अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट ही नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या हुआ। फिर उसके बाद है मस्ट मेक डिडक्शंस, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये क्या बात है, इट मस्ट बी करेक्ट। ज़बरदस्त। कभी भी हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं हो सकता हमेशा हमेशा, ठीक है। हाइपोथेसिस में हमेशा गलती की गुंजाइश होती है, इसलिए ये वाली बात गलत है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, ये वाली बात कि इट मस्ट बी करेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्ट हो, ठीक है। हाइपोथेसिस आपके पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, एक गेस होता है, एक पॉसिबल आंसर होता है। ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इट मस्ट बी करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं जी अगला एमसीक्यू। अगला एमसीक्यू आपके पास आता है कि डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम। अगेन मैंने आपको पहले बोला था कि डिडक्शन जो होता है वो आपके पास थर्ड स्टेप होता है। पहला कौन सा होता है जी, ऑब्जर्वेशन। दूसरा कौन सा होता है, हाइपोथेसिस। और तीसरा कौन सा होता है, डिडक्शन। तो ऑफ कोर्स डिडक्शन किससे बनेगी, हाइपोथेसिस से ही बनेगी ना। तो ये आपके पास इसमें हाइपोथेसिस आ गया। ऑब्जर्वेशन से बनता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से बनती है डिडक्शन, ठीक है। और डिडक्शन से फिर क्या बनती है जी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से फिर आपके पास सोल्यूशन बनता है। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। अगेन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ एमसीक्यूज़ की, बिकॉज वो लोग चेंज करके दे सकते हैं, ठीक है, आपको बोर्ड के पेपर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो लॉजिकल, लॉजिक पे बेस करती है कि नहीं, हाइपोथेसिस ऑफ कोर्स करती है। फिर हम बात करते हैं पॉसिबल आंसर। तो येस, मैंने आपको बोला कि ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। इट मस्ट बी करेक्ट, इट मस्ट बी रॉन्ग, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपको बोला था कि हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। जिस तरह डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस, ऐसे हाइपोथेसिस इज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब है ये बात भी ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ गया, ऑल ऑफ देम हमारा सही आंसर है। फिर हम बात करते हैं द एक्चुअल आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम। याद रखना, कभी भी एक्चुअल आंसर में आपने हाइपोथेसिस को टिक नहीं करना। हाइपोथेसिस इज़ नॉट द एक्चुअल आंसर, हाइपोथेसिस ऑलवेज द लॉजिकल आंसर, पॉसिबल आंसर, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन आंसर। एक्चुअल आंसर आपके पास वही होता है जो आप एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ प्रूव कर लो, उसके बाद जो आपके पास आता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होता है, हमेशा कंक्लूजन या रिजल्ट। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता हाइपोथेसिस का, अगर वो पूछे तो आपने लिखना है लॉजिकल आंसर। और डेटा की बेस पे हम कहते हैं कि येस, इफ़ अगर हम उसको सही प्रूफ कर लें तो हम कहते हैं रिजल्ट और कंक्लूजन हमारे पास एक्चुअल आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बड़ा डिटेल में पढ़ा दिया था कि हमेशा याद रखना फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, कौन सी जी, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो आपके पास ट्रांसफ़र करती है मॉस्किटो प्लाज्मोडियम जो है वो इंसानों में। और ये जो क्यूलिक्स है, क्यूलिक्स ट्रांसफ़र करता है किस में, स्पैरोज में मलेरिया। और ये जो एडीज़ है, ये मैंने आपको बताया था, एडीज़ का मतलब, एडीज़ में डी आता है ना, तो डी का मतलब, डी से डेंगी, ठीक है। तो एडीज़ ट्रांसफ़र करता है डेंगी को, ठीक है। इसका जेंडर आपने याद नहीं रखना, इसका याद रखना है कि क्यूलिक्स में मेल मेल क्यूलिक्स और एनोफिलिस में फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हु फाउंड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है, ये अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है। देखिए इसमें आप रूल आउट करें, मेंडल नहीं हो सकता, एफ ए किंग नहीं हो सकता, पीछे आपके पास बचते हैं रोनाल्ड रॉस और लेवरॉन। याद रखना आप ये बात कि रोनाल्ड रॉस का प्लाज्मोडियम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। रोनाल्ड रॉस ने ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम बताई थी, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने ये बताया था कि प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। उसने ये नहीं बताया था कि जो है ना वो प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बोला था वो बात बताई थी लेवरॉन ने, ठीक है। ये बात किसने बताई थी, लेवरॉन ने। ऑल दो लेवरॉन ने प्लाज्मोडियम का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने ये कहा था कि मैंने माइक्रोस्कोप में मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं। नाम 5 साल बाद रखा गया था, ठीक है। लेकिन
जिसने देखा था वो बंदा तो लेवरॉन ही था ना, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा लेवरॉन। रोनाल्ड रॉस ने, याद रखना, ट्रांसमिशन पे काम किया था। उसने क्यूलिक्स मॉस्कीटो से कटवाया था स्पैरोज़ को, और फिर बताया था कि ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ये अगर फॉर द फर्स्ट टाइम पूछे ना, तो आपने याद रखना है कि आपने हमेशा लेवरॉन को टिक करना है, लेवरॉन को, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेवरॉन आता है इसमें। रोनाल्ड रॉस का अगर वो आपसे पूछे तो आपको कैसे ऐसे बोलेगा कि हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन क्यूलिक्स मॉस्कीटोज एंड फाउंड आउट दैट प्लाज्मोडियम स्प्रेड्स थ्रू मस्कीटो, तो फिर आपने करना है रोनाल्ड रॉस। और अगर वो पूछें कि किसकी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे ट्रांसमिशन को प्रूफ किया गया था, तो वो था AFA किंग। मेंडल का जो है वो पी प्लांट पे काम था, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वीडियोस आगे बनाएंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। मेंडल का यहाँ पर जेनेटिक्स में ताल्लुक है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। और इसी तरह आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ साइंस एंड हाउ डज़ इट वर्क? जी हाँ, व्हाट इज़ साइंस का बड़ा खूबसूरत सा आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को 3 हेडिंग्स में सॉल्व करना है। पहले मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन, और फिर हाउ डज साइंस वर्क, ठीक है। पहले मीनिंग क्या है जी साइंस का? द वर्ड साइंस डिराइव फ्रॉम द वर्ड साइंशिया। साइंस डिराइव्ड हुआ है एक वर्ड से जो कि हमारे पास क्या है, साइंशिया, और इसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। पहले ये बात आपने लिख दी, फिर उसके बाद डेफिनेशन में आप लिखेंगे द नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जो बेस कर रहा होता है किस पे? ऑब्जर्वेशन पे एंड एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी साइंस नहीं है और सिर्फ एक्सपेरिमेंट भी साइंस नहीं है। वो वाला नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों पे बेस करता है उसको हम साइंस कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पौधा है और आप कहते हैं कि हाउ डज़ अ प्लांट ग्रो और वाई डू प्लांट्स ग्रो। अब प्लांट्स को ग्रो करता हुआ देखते आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और वो देखते हैं कि कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो दैट्स बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। एंड हाउ डज साइंस वर्क? ऑफ कोर्स ये पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते रहेंगे साइंस कैसे काम करती है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज डन, पहले आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। तो ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं टू चेक द रियलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इफ दैट रियलिटी कैन कोइंसाइड्स विद द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास वो चीज़ प्रूव हो जाती है, और अगर वो नहीं कर रही तो वो डिसप्रूव हो जाती है। तो दैट्स बेसिकली, ये एक छोटा सा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ग्रुप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक स्टडी हाउ, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको पहले भी बताया, कंट्रोल ग्रुप इसलिए ज़रूरी है ताकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ हम उसको कंपेयर कर सकें, ठीक है, और हमें पता लग सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि मलेरिया के पेशेंट्स में किया गया था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो कि हमारे पास एक्चुअली डिजीज पेशेंट्स थे, उनको कंपेयर किया गया था उन लोगों के साथ जो हेल्दी थे। और जब हमें पता लग गया कि प्लाज्मोडियम सिर्फ प्रेजेंट है उनमें जो कि हमारे पास क्या है, डिजीज़ है, और हेल्दी में वो एब्सेंट है, तो इस कंट्रोल ग्रुप ने हमारी मदद की ये बताने में कि यस भाई, जिन लोगों में प्लाज्मोडियम नहीं है, वो जो हेल्दी हैं, उनमें आपके पास मलेरिया नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप इज़ बेसिकली फॉर, अगर आपने एक ही वर्ड में इसको जो है ना वो समराइज़ करना है, तो आपने कंट्रोल ग्रुप के साथ एक बात लिख देनी है, और वो ये है कि कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डिडक्शंस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया। तो वो जो 2 डिडक्शंस थी पीछे 2 वीडियोस में हम कर चुके हैं। एक तो ये थी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द पीपल सफरिंग फ्रॉम प्लाज्मोडियम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। दूसरी ये थी कि इफ़ मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम मस्ट बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मस्कीटोज। तो ये 2 डिडक्शंस आपने सिर्फ लिखनी नहीं, ज़्यादा नहीं लिखना, बस जो पूछा जाए वही बात लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ रोनाल्ड रॉस कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये बात आपको मैं इससे पिछली वीडियो में जो कि है जिसका टाइटल है हाउ प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड, उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा अच्छा लिखना है, ठीक है, कि उसने कैसे क्यूलिक्स मॉस्कीटोज़ को कटवाया था, किससे, स्पैरोज से, और फिर उसमें देखा था कि उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, ठीक है। फिर एट व्हाट स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो वो कौन सा स्टेज होता है? वो एक्सपेरिमेंट का स्टेज होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाइपोथेसिस के बाद जब हम डिडक्शन बनाते हैं, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जो एक्सपेरिमेंट वाला स्टेज होता है उसमें हमारे पास पता लग जाता है कि हाइपोथेसिस सही थी या गलत, ठीक है। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, अगेन ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक होती है जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरी होती है स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें
मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ एड्रेसिंग द मलेरियल प्रॉब्लम। इसमें आपने पूरा का पूरा मलेरिया की मिस्ट्री लिखनी है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 दोनों लिखनी है। एक्सप्लेन हाउ मैथमेटिक्स कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसके लिए हम जाएंगे लास्ट पेज पर, ये आपके पास सारा लिखा हुआ है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। तो ये बेसिकली इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होती है जी, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है A/B=C/D, ये चीज़ आप मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये जो साइड वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, ये जो होती हैं इनको हम मीन कहते हैं, और इनको आपस में डिवाइड करते हैं और हमारे पास एक स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप आ जाता है उसके ज़रिए हम डिड्यूस कर लेते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें इतना नहीं है, ये आप जो है वो ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही है कि आपने रेशो की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। रेशो इज़ द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव साइज़ बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। इसके बाद प्रोपोर्शन क्या है, जब आप दो इक्वल रेशोज़ को कंबाइन कर लेते हैं तो वो आपके पास प्रोपोर्शन बन जाता है। ए और डी मैंने आपको बता दिया एक्सट्रीम्स होते हैं, बी और सी आपके पास मीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यूजुअली 3 वैल्यूज़ आपके पास होती हैं, तो चौथी वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी होती है। तो अगेन दैट्स बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। फिर उसके बाद ये कोई एग्जांपल देता है कि इफ़ अ बायोलॉजिस्ट वांट टू नो हाउ मेनी स्पैरोज वुड बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया इफ़ ही अलाउड क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट 50 स्पैरोज, ठीक है। प्रीवियसली इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ही ऑलरेडी नोटिस दैट 6 आउट ऑफ 10 स्पैरोज गेट मलेरिया इफ़ बिटन बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगर वो 10 स्पैरोज को कटवाता है तो उसमें से 6 को हो जाता है, तो बताओ अगर 50 को कटवाएगा तो कितने को होगा। तो अगेन इसको हम रेशो की फॉर्म में ये देखें ऐसे कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया A/50 = 6/10, मतलब कि 10 टोटल स्पैरोज थी तो उसमें से 6 इन्फेक्ट हुई थी। तो अगर 50 टोटल स्पैरोज होंगी तो कितनी इन्फेक्ट होगी, हम बेसिक मैथ्स लगाएंगे और ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, A = 30। इसका मतलब अगर वो 50 स्पैरोज को कटवाता है तो आपके पास 30 स्पैरोज जो है उनको मलेरिया हो जाएगा, ठीक हो गया। अगेन बस ये आपके पास आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे।